हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर सुपर टेट की तैयारी करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपको पता है कि 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है, पेपर 1 और पेपर 2। तो जितने भी लोग सीटेट की तैयारी अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैं सीडीपी के करवा चुका हूँ। ये आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम 61 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक करेंगे, यानी 30 क्वेश्चन इसमें भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। 1 या 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन से बढ़ा करके 60 क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि जैसे ही नज़दीक टाइम आता जाएगा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ज़रूरत है, किस तरह के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सी टेट हो चाहे आपका एच टेट, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे रीट हो, आपका छत्तीसगढ़ टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा जब एग्ज़ाम देने जाना है। मैं एक मैराथन क्लास एनसीईआरटी की आपकी पर्यावरण अध्ययन की भी ले लूँगा। एक महा मैराथन क्लास एक में या दो, मैक्सिमम 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। मैं टाइम लगेगा उन वीडियो को बनाने में, लेकिन आप एक बार उसको पढ़ लेंगे, वन लाइनर के रूप में मैं आपको पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा पर्यावरण अध्ययन के भी। ठीक है, तो लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। 61 नंबर का प्रश्न ये दिया हुआ है। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? यहाँ पर एक बार रिपीट हो गया है। ठीक है, विशेषता को क्या कहा है ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके नायक की पूजा, आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति, लैंगिक प्रेरण। अब जिस तरह से सेंटेंस बनाया गया है, अगर आप प्रश्न को समझते हैं, अपने आप से प्रेम करना, अपने आप पर ही फोकस करना, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन में से आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक नायक की पूजा नहीं कह सकते। और फ्रायड ने, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपका जो इम्पोर्टेंट है कि फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है। तो ऑप्शन आपके नायक की पूजा, आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति और लैंगिक प्रेरण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि आत्ममोह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ी फास्ट करेंगे कि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि थ्योरी आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, बस आपको प्रश्न देखना है किस तरह से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? ये है आपका प्रश्न। तो आंसर आप लोगों को देखना है। पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि। पूछा यह गया है कि जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है उस ग्रंथि का नाम बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। ठीक है, ये आपके व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है। बाकी ये जितने भी 3 आपके ग्रंथि दी हुई हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये सभी आपके व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। ऑप्शन है आपके अभिभावक, अध्यापक सभा, इसके अलावा गतिविधि प्रदर्शन, तीसरा आपका ऑप्शन है खेल प्रतियोगिता और चौथा है आपका दूरदर्शन कार्यक्रम। ठीक, तो इनमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? खेल प्रतियोगिता राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न ने क्या पूछा था? शारीरिक शिक्षा व खेलों में। जब शारीरिक शिक्षा और खेलों की बात की जाए तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका खेल प्रतियोगिता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन सीखने की स्थिति में सुधार,
उपकरण का प्रबंध, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम या फिर रिकॉर्ड्स का रख रखाव। जो पर्यवेक्षण होते हैं उनका मुख्य ध्यान होना चाहिए सीखने की स्थिति में सुधार हुआ है बालक की या नहीं हुआ है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सीखने की स्थिति में सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? ये आपको जिसने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक मुझसे पढ़ा है उसको आंसर समझ में आ जाएगा, या कहीं से भी पढ़ा हो, अगर आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो आप आंसर बहुत आसानी से लगा पाएंगे। ऑप्शन है आपके शैशव काल, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर उपर्युक्त सभी। तो तेज गति से जो वृद्धि होती है वो आपकी होती है शैशव काल में। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा शैशव काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक भावी शिक्षक में आपको डॉट डॉट की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो जो एक भावी शिक्षक होता है जो है उसमें आपको समझ की आवश्यकता होगी। याद रखिए राइट आंसर आपका क्या मिल जाएगा? सी। यहां पर आप इन चारों ऑप्शन को रख के और सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको साथ में वो भी तरीका बताता जा रहा हूं कि अगर आपसे प्रश्न नहीं बनता है तो किस तरह से आप उसे लगा सकते हैं। अब एक भावी शिक्षक में आपको डील की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं। आपको जोड़ने की आवश्यकता होगी? किनसे जोड़ने की आवश्यकता होगी, है ना? वो तो विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा, पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है। समझ की, बिल्कुल एक भावी शिक्षक में आपको समझ की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। आपको सहयोग की जरूरत नहीं है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाए क्योंकि आपके सहयोग की जरूरत बालकों को है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। जो आपका निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है दर, सीमा, दिशा या फिर विशिष्ट गुण। तो निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है आपका विशिष्ट गुण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण से निर्भरता में सुधार होता है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्राइड के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का जो सिद्धांत दिया गया था फ्राइड के द्वारा, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण में निर्भरता में सुधार होता है? पहला है आपका गुदा, मौखिक, सुषुप्ता और लैंगिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक यानी कि ओरल। 69 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अब ऐसे प्रश्नों में आपको खुद का भी लॉजिक लगाना है कि चारों ऑप्शन पढ़ना है, उनमें से जो सबसे बेस्ट आपको लगे ना वही आंसर आपको लगाना है। तो पढ़ते हैं एक बार चारों ऑप्शन। गणितीय समस्याओं का समाधान करना, और प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा उसको भी समस्या निवारण कौशल की बात की जा रही है। कोई भी समस्या हो सकती है, तो सिर्फ यहाँ पर अगर बात की जाए कि गणितीय समस्याओं का समाधान करना तो ये गलत हो जाएगा ना। उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, ये आपका राइट आंसर लग रहा है। लेकिन अभी आपको दो ऑप्शन बचे हैं, उनको भी पढ़ना है। उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना। डी है सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त करना। तो ये आपके कोई भी आंसर सही नहीं होंगे क्योंकि उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से थोड़ी बात करनी है। उनमें क्या लाना है? समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो कौन सा होगा? उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास में जो पहला चरण है वो कौन सा है? तो ये तो आप तुरंत लगा देंगे, पूर्व परंपरागत नैतिकता, पेरी परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता और पश्च परंपरागत नैतिकता। तो राइट आंसर आपका जो पहला चरण है वो होता है आपका पूर्व परंपरागत नैतिकता।
ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है आपकी जो, वो होता है पहला चरण कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का। हिंदी में उसे आप पूर्व परंपरागत नैतिकता कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत नैतिकता। अगला क्वेश्चन, फ्रायड ने किस पद, एक सेकेंड, 71 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? क्या पूछ रहा है कि फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा, चेतना या फिर आइसबर्ग या लिबिडो या लैंडस्केप? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चेतना। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? शक्ति, उपलब्धि, संबंधन या फिर उद्देश्य? राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा संबंधन। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंधन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपका एग्जाम एमपी टेट में आया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास करता है। शरीर के केंद्रीय भाग से जब परिधियों या अंगांगों की ओर विकास करता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको कौन सा सिद्धांत कहेंगे? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, या फिर विकरणीय विकास के सिद्धांतों को। तो आपने पढ़ा होगा कि केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है उसको क्या कहते हैं हम, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत कहा जाता है। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर का जो विकास दर्शाता है वो दर्शाता है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये मैं सब पढ़ा चुका हूं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। 74 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर, ऑप्शन पढ़ना है आपको, प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। तो याद रखिए हमेशा केंद्र में बच्चे को रखकर ही चलना है जब आप सीडीपी सॉल्व करते हैं, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ध्यान में रखना है हमेशा। तो राइट आंसर, जैसे विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक, टीचर को स्कूल में एक हेल्पर कह सकते हो, सहायता कर्ता के रूप में बताया गया है, फैसिलिटेटर जिसे कह सकते हो, टीचर एज अ फैसिलिटेटर है आपके स्कूल में। इसका जो 74 नंबर का प्रश्न है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। मनोविज्ञान की जो शाला है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? 75 नंबर का प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, यूपी टेट के लेवल 2 में आपका आया गया है और किसी भी एग्जाम में आपका आ सकता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की जो शाला है वो उत्तर प्रदेश में आपकी कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपकी इलाहाबाद में। अब नाम बदल करके इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है। तो ऑप्शन में आपका प्रयागराज सिर्फ लिख के आ सकता है या फिर इलाहाबाद भी आ सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में भी आ चुका है आपका लेवल 2 में। ये द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक जो पुस्तक है वो स्किनर की है, हल की है, पावलोव या फिर थॉर्नडाइक की। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पुस्तक के लेखक है वो है आपके स्किनर, बीएफ स्किनर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? अब देखिए यहाँ पर वृद्धि और विकास दोनों की बात की गई है। मैंने जब आपको वृद्धि और विकास पढ़ाया था तो आपको बताया था
कि जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, वो विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। अब जब यहाँ पर वृद्धि और विकास दोनों का प्रथम चरण पूछा गया है तो वृद्धि किसमें शामिल होती है? अधिकतर वृद्धि आपका शारीरिक विकास से शामिल होती है। तो जो प्रथम चरण होगा वृद्धि और विकास का, वो कौन सा विकास होगा? फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन बाकी सामाजिक विकास, नैतिक विकास और मानसिक विकास दिए हैं, लेकिन राइट आंसर आपका क्या होगा? शारीरिक विकास। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कहलाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 नंबर का जो प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके खाली स्थान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा आपका? व्याकरणिक, वाक्यात्मक, या फिर विभक्ति विषयक, या फिर ध्वनि संबंधी। अब यहां पर प्रश्न भी यही पूछा गया है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ध्वनि संबंधी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इस स्थिति को कहते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? पहला है भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्धृत, या फिर आपका संस्कृति प्रभावित। राइट आंसर हो जाएगा पहला, भाषा निर्धारित। ये स्थिति आपकी कहलाएगी जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, भाषा निर्धारित। अगला क्वेश्चन, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। ऑप्शन है आपके संज्ञान बोधन में, ध्यान में, समायोजन में, या फिर केंद्रीकरण में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञान बोधन में। अगला प्रश्न, जजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव खाली स्थान होते हैं। जजोंक क्या मानते हैं कि संज्ञान जो होता है और जो भाव होते हैं वो दोनों स्वतंत्र होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं, या फिर अन्योन्याश्रित होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कौन सी? संज्ञान और जो भाव होते हैं वो दोनों स्वतंत्र होते हैं। जजों का क्या यह मानना है। 82 नंबर का प्रश्न है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कितने से कितने महीने के बच्चे होंगे जो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर के छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं? तो वो 18 से 24 महीने के जो बच्चे होंगे वो शब्दों को मिला करके छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 से 24 मंथ के बच्चे, यानी 1.5 से 2 साल के बच्चे जो हैं वो शब्दों को मिला करके छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है 83 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सामूहिकता की प्रबलता। यहां पर पूछा गया है कि कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो सामूहिकता की प्रबलता, ये तो होती है जिज्ञासा की कमी। तो बाल्यावस्था में कभी भी जिज्ञासा की कमी नहीं होती। बालक जो होते हैं बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, उसी को हम जिज्ञासा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रश्न भी करते हैं इस अवस्था में बालक, तो उसी को हम जिज्ञासा कहते हैं। तो बाल्यावस्था में जिज्ञासा की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी दिया हुआ है, लिखा है जिज्ञासा की कमी, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि बाल्यावस्था की एक विशेषता कौन सी नहीं है, तो वो आपकी बी नहीं है, यानी जिज्ञासा की कमी नहीं होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? किसके? कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन है आपके, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं,
बी ऑप्शन है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। सी है आपका, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। डी आपका ऑप्शन है, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इसके बीच में नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपके, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्ट आप वाक्य निर्माण नहीं करेंगे जब कोई दूसरी भाषा सीखते हैं। शब्दों का डायरेक्ट निर्माण नहीं हो जाएगा। पहले किसी भाषा को सीखने के लिए उनके शब्दों को समझना, उनके अक्षरों को समझना, सबसे पहले अक्षर फिर शब्दों को आपको समझना होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये एकदम सटीक आंसर होगा आपका। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से आप किसी नई भाषा सीखने के लिए प्रारंभ कर सकते हैं, उनके अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है, ये प्रश्न आपका सी टेट में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिए यूपी टेट में भी पूछा गया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है वो क्या होगा? तो मैं सही क्रम आपको बता ही देता हूं। पहले आपका ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद अवबोध होगा, अवबोध के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, और संश्लेषण के बाद आपका मूल्यांकन होगा। ठीक, ये क्रम होता है आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र का। जो सही विकास होता है उसका जो सही क्रम होता है वो ये होता है, पहले ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 87 नंबर का, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर के शिक्षण में कौन सा शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या फिर अन्वेषण। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलना। ठीक है, 87 नंबर का प्रश्न यूपी टेट लेवल 1 में आ चुका है आपका। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तुलना। 88 नंबर का प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? जब एक छात्र पढ़ रहा है तो उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, ओके, तो निम्न में से किस संवेदना के द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना के द्वारा, स्पर्श संवेदना के द्वारा, ध्वनि संवेदना के द्वारा, या प्रत्यक्ष संवेदना के द्वारा। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा, ध्वनि संवेदना के द्वारा ही अनुक्रिया प्रकट करेगा। जब वो पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर के कोई बुला रहा है तो उसकी अनुक्रिया किस तरह से प्रकट करेगा? तो ध्वनि संवेदना के द्वारा ही वह प्रकट करेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ध्वनि संवेदना। 89 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? ठीक है, 89 नंबर का प्रश्न है, यहां पर होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, आप इसको इंग्लिश में कहेंगे। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? जो सेंसरी मोटर होती है आपकी 0 से 2 वर्ष, संवेदी गामक आप कह सकते हैं उसके। ठीक है, इसके बाद होती है प्री ऑपरेशनल यानी कि प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहते हैं। ये चलती है आपकी 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तो आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी वो 2 से 7 वर्ष, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था ये भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो चॉम्स्की के द्वारा, नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है चॉम्स्की? ऑप्शन सी आपको यहाँ पर दिख रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका चॉम्स्की।
अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है, सीडीपी की हो या फिर आपकी सब्जेक्ट पेडालॉजी की हो, तो आप प्रश्न आसानी से लगा पाएंगे। मेन चीज़ है सीडीपी और पेडालॉजी को समझना। अगर आपने समझ लिया तो आप प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे तो आंसर आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होना चाहिए इसका लॉजिक भी आप लगा पाएंगे। और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है, जो मैं ऑलरेडी आपको करवा रहा हूँ। लास्ट में मैं लगभग आपको 500-600 सीडीपी के जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और आपकी जो वन लाइनर पर्यावरण अध्ययन की पीडीएफ है वो मैं बहुत जल्द शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो जितने लोग हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न की अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो आपको कहाँ पर मिलेंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.teachersfactory.in के नाम से, वहाँ पर MCQs वाले सेक्शन में जाना है। ऑलरेडी 11 प्रैक्टिस सेट आपके करवा चुका हूँ मैं वहाँ पर, तो वेबसाइट में जा करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। मैं वहाँ पर आपको लगभग 1000 प्रश्न करवाने की कोशिश करूँगा, सीडीपी की वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा मैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो जितने भी ग्रुप हैं टीचिंग वाले वहाँ पर शेयर करिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। लगातार मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब की वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसे फॉलो कर लें। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।